हेलो स्टूडेंट्स। तो थोड़ा इंटरप्शन हुआ है, एक्चुअली कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, लेकिन चलिए फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हम लोग हर दिन 50 क्वेश्चन आपके सामने लाते रहेंगे इसी तरह से, और लगातार आप इससे जुड़ते रहें, काफ़ी फायदा होने वाला है। लेकिन कॉपी और कलम लेकर जुड़िएगा ताकि जो एक्स्ट्रा बात बताएं उसको आप लोग नोट डाउन करते रहें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ लोगों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? अंग्रेजी में प्रश्न को पढ़ लेते हैं। विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया? मैंने बाहर में, जो भारत के बाहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में कौन सा अनुच्छेद डिसाइड करता है? इसके लिए सही उत्तर होगा अनुच्छेद 8। इसका सही है अनुच्छेद 8 यानी सी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो नागरिकता है उसकी चर्चा संविधान के भाग 2 में की गई है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की चर्चा है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप का डेफिनेशन है, परिभाषा है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में चर्चा है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के संबंध में चर्चा है। अनुच्छेद 8 में ऐसे लोग जो भारत की नागरिकता छोड़ दिए, ऐसे लोग जो किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं, उनकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। यह अनुच्छेद 8 में है। अनुच्छेद 9 में है, यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिका में जॉब कर रहा है, मान लो कोई व्यक्ति गूगल हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में जॉब कर रहा है और उसका बेटा वहां पैदा होता है और उस समय उसके पिताजी भारत के नागरिक हैं, तो उस लड़के को किस तरीके से नागरिकता मिलेगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 9 में है। क्लियर है? तो चारों अनुच्छेद समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। परमादेश किरीट, परमादेश को अंग्रेजी में बोलते हैं मैंडमस। परमादेश किरीट निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपलब्ध है? अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। राइट ऑफ मैंडमस इज अवेलेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? तो फर्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सेकंड इज फोर्सिंग द कोर्ट ऑफ जुडिशियल ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज इट्स jurisdiction when it has refused to exercise it, giving instruction to government official or government that does not enforce a law which is unconstitutional। तो तीनों के तीनों जो हैं ये मैंडमस रिट के अंदर आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी। आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए, फंडामेंटल राइट के कंजर्वेशन के लिए, कंसोडियम के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। दोनों के द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं? 5 प्रकार के। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के विषय में मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल फंडामेंटल राइट के मामले में ही रिट जारी करती है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ अन्य इश्यूज पर भी रिट जारी करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट का बड़ा क्षेत्राधिकार है रिट जारी करने के मामले में। क्लियर है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार में जारी करता है, फंडामेंटल राइट में, लेकिन फंडामेंटल राइट से जो एक्स्ट्रा इश्यूज हैं उसमें भी हाई कोर्ट जारी कर सकता है। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का रिट जारी करने का अधिकार एक का अनुच्छेद 32 में है, एक का 226 में है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। भारतीय संविधान की आत्मा जनरली अगर पूछता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आंसर होगा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं, तो आंसर होगा प्रियम्बल को बोलते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन पूछेगा आपसे कि अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या बोलेंगे? आर्टिकल 32। अगर आंसर आ जाए कि भैया भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे बोलेंगे संविधान की आत्मा, तो आंसर होगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। लेकिन अगर सिंपली पूछा जाए, अंबेडकर हटा लिया जाए, सिंपली कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहेंगे,
तो प्रियम्बल, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता? अंग्रेजी में पढ़ रहे प्रश्न को। विच फंडामेंटल राइट इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21। आप सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 जो है उसके अंतर्गत डबल जियोपार्डी है। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है कि आप देश की सामान्य स्थिति हो या आपातकाल की स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, एक गुनाह के लिए एक व्यक्ति को 2 सजा नहीं मिलेगी, यानी एक गुनाह के लिए एक ही सजा मिलेगा। अनुच्छेद 20 में 3 बातें हैं, ध्यान रखिएगा। पहला बात कि भैया एक गुनाह के लिए 2 बार सजा आपको नहीं दी जाएगी। दूसरी बात है कि जिस समय आपने गुनाह किया है उस समय के जो प्रेजेंट में जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सजा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2020 में किसी की हत्या कर दी और उस समय जो हत्या का कानून है उसको चेंज किया गया 2024 में। 2024 में जब आपका फैसला हुआ तो पता चला कि नए कानून के तहत फैसला कर दिया गया, तो ऐसा नहीं होता। जिस समय आपने अपराध किया है आपको उसी समय के कानून के अनुसार सजा मिलेगी, ये भी अनुच्छेद 20 में ही है। और तीसरा पार्ट जो इसके अंदर है वो है कि आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए उकसाया नहीं जाएगा। आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए उकसाया नहीं जाएगा। ये तीनों बात किसमें है स्टूडेंट? अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ, जीवन की स्वतंत्रता। इसी में निजता का अधिकार भी आता है। जीवन की स्वतंत्रता के अंदर ही निजता का अधिकार भी शामिल है। तो अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जिसे इमरजेंसी के दौरान भी समाप्त नहीं किया जाता, लेकिन बाकी इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब को कैंसिल कर दिया जाता है इमरजेंसी के दौरान। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाते हैं देश में। मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 358 के तहत अपने आप अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाता है और अनुच्छेद 359 के तहत बाकी सारे अनुच्छेद को समाप्त किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 किसी कीमत पर समाप्त नहीं होता। ध्यान रखिए इन चीजों को। वैसे बाकी बता दूं आपको कि आर्टिकल 23 क्या कहता है, किसी को जबरदस्ती आप मजदूरी नहीं करा सकते, यानी बलात् श्रम यानी फोर्स लेबर आप नहीं करा सकते, किसी को जबरदस्ती काम नहीं आप करवा सकते, अनुच्छेद 23 कहता है। चलिए, आप जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट का जो सेक्शन है संविधान के अंदर, जो भाग है फंडामेंटल राइट वाला, वो भाग 3 में है और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है? इन सब बातों को आप नोट करते चलेंगे और रिवीजन करते चलेंगे। एक अलग कॉपी बना लीजिएगा पूरे डिस्कशन का, ताकि लास्ट में जब एग्जाम आए तो उस समय इसको फास्ट रिवीजन किया जा सके। संसद में गणपूर्ति किस अनुच्छेद के तहत आता है? गणपूर्ति का मतलब कोरम होता है। अंग्रेजी में देख लीजिए, कोरम इन पार्लियामेंट कम्स अंडर विच आर्टिकल? किस आर्टिकल के अंदर आता है कोरम? आर्टिकल 105, आर्टिकल 12, आर्टिकल 100, आर्टिकल 118। तो सही उत्तर होगा आर्टिकल 100। यानी कोरम किस में आता है? अनुच्छेद 100 में आता है। कोरम का मतलब होता है स्टूडेंट कि संसद में भारत की जो कुल संख्या है, लोकसभा में कितने 545 और राज्यसभा में कितने 245, जितनी कुल संख्या है लोकसभा की या राज्यसभा की, ये तभी संसद का कोई भी सभा तभी संचालित होगा जब कुल संख्या का 1/10 उपस्थित हो। मान लो लोकसभा में 545 सदस्य हैं, तो 1/10 करिए, तो 10 से डिवाइड करिएगा 545 को, तो कितना आएगा 54.5। तो 54.5 को आप कर लीजिए राउंड फिगर में 55 कर लीजिए, यानी कि जब तक 55 लोग लोकसभा में नहीं होंगे तब तक लोकसभा नहीं चलेगा। उसी प्रकार राज्यसभा में 245 है, आप डिवाइड कर दीजिए 10 से, 245 में 10 से डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा 24.5। 24 मतलब आप इसको 25 कर लीजिए, यानी कि राज्यसभा में जब तक 25 लोग नहीं होंगे तब तक राज्यसभा नहीं चलेगा और लोकसभा में जब तक 55 लोग नहीं होंगे तब तक लोकसभा नहीं चलेगा। गणपूर्ति जो होती है, कोरम जो होता है, उस पर फाइनल जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है? लोकसभा का स्पीकर। और राज्यसभा में राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो डिसीजन लेते हैं। राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, यानी सभापति होते हैं। तो चेयरमैन राज्यसभा में लेता है निर्णय, ये गणपूर्ति है कि नहीं, कोरम है कि नहीं, और लोकसभा में कोरम है कि नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का स्पीकर लेता है। वैसे बता दूं, अनुच्छेद 100 में ही, अनुच्छेद 100 में ही, आर्टिकल 100 में ही स्पीकर का कास्टिंग वोट भी है। स्पीकर का कास्टिंग वोट का मतलब होता है निर्णायक मत,
यानी कि अगर किसी मुद्दे पर लोकसभा में वोट बराबर हो जाए, अगर किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाए तो ऐसे कंडीशन में स्पीकर वोट कर सकता है। स्पीकर जनरली वोट नहीं करता, स्पीकर जो है वो जनरली वोट नहीं करता, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाए तो कास्टिंग वोट, निर्णायक मत देने का काम कौन करता है? ये लोकसभा का स्पीकर करता है। क्लियर है? तो अनुच्छेद 100 में ही, आर्टिकल 100 में ही आता है कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। और क्या आता है इसमें? आर्टिकल 100 में ही आता है क्या? गणपूर्ति आता है, कोरम आता है। वैसे बता दूं कि अनुच्छेद 118(1) के तहत स्पीकर जो है वो करता है, संसद के पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करता है अनुच्छेद 118(1) के तहत। कौन? सुप्रीम लोकसभा का स्पीकर। लेकिन ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है 118(1) के तहत। क्लियर है? अनुच्छेद 12 आप जानते हैं, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है और फंडामेंटल राइट की डिफिनेशन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट भारत में, उत्तर पूर्व भारत में निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सा एक जंगलों में पाए जाते हैं? यानी उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट का मतलब आप जानते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है सिक्किम से लेकर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं। ये 8 राज्य को नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है। हालांकि 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता, 7 सिस्टर के अंदर सिक्किम नहीं आता, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य की जब चर्चा होती है तो उसमें सिक्किम को भी हम शामिल करते हैं। इसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 8 राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। पूछ रहा है कि इन राज्यों में इनमें से कौन से जानवर मिलते हैं? इनमें से कौन से जानवर मिलते हैं इन राज्यों में? अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस इज आर फाउंड इन फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? कौन भैया? पहला ऑप्शन दिया टेको गेको। देखो टेको गेको एक छिपकली की प्रजाति है, टेको गेको एक छिपकली की एक प्रजाति है। लाल पांडा भालू की प्रजाति है। हुलॉक गिब्बन एक कपी है। हुलॉक गिब्बन क्या है? एक कपी है। कपी किसको बोलते हैं? कपी और बंदर में अंतर है, बंदर के पूंछ होता है लेकिन कपी का पूंछ नहीं होता, कपी में पूंछ नहीं होता। तो ये गिब्बन है, एक कपी का प्रजाति, इसमें पूंछ नहीं होता, हुलॉक गिब्बन। और शेर पूंछ वाला मकॉक, ये भी एक बंदर की प्रजाति है। शेर पूंछ वाला मकॉक जो है ये बंदर की सबसे खतरनाक प्रजाति मानी जाती है, ये मानवों पर हमला भी करता है। शेर पूंछ वाला मकॉक एक्चुअली ये, इसमें इसकी लंबी पूंछ होती है, साथ में आप जैसे देखे होंगे शेर की तरह, शेर जो होता है ना लायन, उसकी तरह एक लंबी लंबी इसका सफेद दाढ़ी होता है, लंबा लंबा सफेद दाढ़ी होता है। दाढ़ी इनके नाभि तक लटकता रहता है। एक बंदर की प्रजाति है मकॉक। तो बता दूं कि उत्तर पूर्व के जंगल में मकॉक नहीं पाया जाता, शेर पूंछ वाली जो मकॉक है वो नहीं पाया जाता। ये पाया जाता है दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज्यादा ये नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। शेर की पूंछ वाला मकॉक यानी बंदर की जो प्रजाति है ये सबसे खतरनाक प्रजाति, और ये कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत के जंगलों में। बाकी ये तीनों जो देखा आपने, टेको गेको, लाल पांडा और हुलॉक गिब्बन, ये तीनों नॉर्थ ईस्ट के जंगल में मिलते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। थोड़ी सी चर्चा कर दूं, जो हुलॉक गिब्बन होता है, हुलॉक गिब्बन जो होता है वो जब प्रजनन करते हैं ये, तो 6 से 7 महीने के बाद बच्चों को जन्म देते हैं। 6 से 7 महीने बाद इनके बच्चे जन्म लेते हैं। जब इनका बच्चा जन्म लेता है तो उनका कलर कैसा होता है? सफेद होता है। जब इनका बच्चा जन्म लेता है तो उनका कलर सफेद होता है, लेकिन 6 महीने के बाद अगर नर है तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, और अगर मादा है तो उसका कलर पीला हो जाएगा। तो हुलॉक गिब्बन की प्रजाति है। लाल पांडा भालू की प्रजाति है। टेको गेको छिपकली की प्रजाति है। क्लियर है? ये तीनों मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट के जंगल में, और बाकी ये एक अकेला मिलता है ये दक्षिण भारत के जंगलों में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें उष्णकटिबंधीय वातावरण? उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है कि भैया जहां वर्षा की मात्रा और तापमान अधिक हो उसे उष्णकटिबंधीय उद्यान कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसको बोला जाता है? अंग्रेजी में ट्रॉपिकल है। विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट? कौन सा नेशनल पार्क है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है? कौन सा नेशनल पार्क है जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क किस में आता है?
इंद्रावती नेशनल पार्क जो है उष्णकटिबंधीय राष्ट्रीय उद्यान में आता है। क्लियर है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, नोट कर लीजिएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। यहाँ से इंद्रावती नदी बहती है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी गुजरती है। क्लियर है? आगे आते हैं, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस प्रदेश में है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस स्टेट में है? इसका सही उत्तर होगा त्रिपुरा। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है भाई? तो त्रिपुरा में है। इसे एक और नाम से भी जानते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क को एक और नाम से भी जाना जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क को एक और नाम से भी जाना जाता है। इसे सिपाही जोला, इसे सिपाही जोला नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क को सिपाही जोला, नोट कर लीजिएगा, सिपाही जोला नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। त्रिपुरा में पड़ता है ये। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, आगे चलते हैं। अगला भी नेशनल पार्क से ही क्वेश्चन है। पंपदूम 16, पंपदूम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पंपदूम 16 राष्ट्रीय उद्यान एक्चुअली ये है केरल में। पंपदूम 16 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है, लेकिन ये केरल और तमिलनाडु के सीमा पर पड़ता है। केरल और तमिलनाडु के सीमा पर, केरल के इडुक्की जिले में है। केरल के इडुक्की जिले में पड़ता है। केरल के इडुक्की जिले, नोट कर लीजिएगा। केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पंपदूम 16 राष्ट्रीय उद्यान है और ये तमिलनाडु के सीमा पर पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय प्रदूषक का जैव संकेतक कौन है? एक्चुअली में पूछा है आपसे कि वायु प्रदूषण, पर्यावरणीय प्रदूषक मतलब पर्यावरण का संबंध हवा से है, हवा से है, एटमॉस्फेयर से है। तो पूछा है कि वायु प्रदूषक का जैव संकेतक कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट? एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट का जो बायो इंडिकेटर है वो कौन है? इसका सही उत्तर होगा लाइकेन। लाइकेन जो है, अगर लाइकेन की मात्रा, लाइकेन की संख्या यदि वायुमंडल में कम हो जाता है, बड़े पैमाने पर कम होने लगता है, तो समझिए कि वायु यानी पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है। अगर लाइकेन की संख्या बड़े पैमाने पर कम हो जाए तो समझिए कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, और बड़े पैमाने पर बढ़ जाए इसका मतलब समझिएगा कि पर्यावरण प्रदूषित नहीं है, ये कम प्रदूषित है। लाइकेन जो है वो सहजीविता का संबंध प्रदर्शित करता है। लाइकेन सहजीविता, सहजीविता का मतलब होता है कि वैसे दो जीव जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और आपस में जुड़े रहते हैं, उसे सहजीविता का संबंध कहते हैं। तो लाइकेन फंगस और एल्गी के मिलने से बनते हैं। एल्गी और फंगस यानी शैवाल और कवक, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो इन दोनों के मिले हुए रूप को ही क्या बोला जाता है? लाइकेन बोला जाता है। तो लाइकेन क्या हो गया? इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन। नोट कर लीजिएगा, लाइकेन इज इक्वल टू, लिख दीजिए, लाइकेन इज इक्वल टू एल्गी प्लस फंगस, हिंदी में लिख दीजिएगा कवक प्लस शैवाल, ये दोनों के मिलने से बनता है लाइकेन। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ है भाई? ये गुजरात में है, गुजरात के दक्षिणी हिस्से में। गुजरात के जो दक्षिणी गुजरात है, आप जानते हैं गुजरात का दो हिस्सा है, एक उत्तरी गुजरात और एक दक्षिणी गुजरात। उत्तरी गुजरात और दक्षिणी गुजरात, गुजरात का दो पार्ट है। उत्तरी गुजरात को कच्छ कहा जाता है और दक्षिणी गुजरात को काठियावाड़ कहा जाता है। आप जानते हैं कि काठियावाड़ पर्वत में ही एक पहाड़ी है। काठियावाड़ जो क्षेत्र है, गुजरात का जो दो पार्ट देखे होंगे आप, क्लियर दिखता है, ऊपर वाले को कच्छ, नीचे वाले को काठियावाड़। गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है, आपने देखा होगा, गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है वहां एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है गिरनार की पहाड़ी। उस पहाड़ी का नाम है गिरनार की पहाड़ी। उसी पहाड़ी में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क। वहां पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क, और वहीं पर नल सरोवर भी है। नल सरोवर और गिर ये दोनों कहाँ है? काठियावाड़ में। नल सरोवर और गिर ये दोनों पूछता है एकदम एग्जाम के लिए, एक अति महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, नोट करते चलिएगा, एकदम एक एक शब्द एग्जाम में आने वाले हैं। गुजरात के साउथ में को बोलते हैं काठियावाड़, वहां नल सरोवर और गिर अभ्यारण्य है। गिर अभ्यारण्य किस पहाड़ी में है? गिरनार की पहाड़ी में है। ठीक है, और गिर अभ्यारण्य जाना जाता है लायन के लिए। क्वेश्चन आता है कि भारत का एकमात्र अभ्यारण्य, भारत का एकमात्र अभ्यारण्य, एकमात्र सेंचुरी जो एशियन लायन के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, लायन के लिए, टाइगर के लिए नहीं, एशियन लायन के लिए प्रसिद्ध है,
वो एकमात्र अभयारण्य है, उसका नाम है गिर अभयारण्य। गिर अभयारण्य एकमात्र अभयारण्य है जो एशियन लायन के लिए फेमस है। वहीं पर नल सरोवर भी है गिर के साथ साथ। तो मैं बता दूं कि गिर अभयारण्य के ही एक कोने में, गिर अभयारण्य के ही एक कोने में जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। यानी कि जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभयारण्य ये अलग अभयारण्य नहीं है। जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभयारण्य ये अलग अभयारण्य नहीं है, बल्कि ये गिर अभयारण्य का ही पार्ट है, गिर अभयारण्य का ही एक भाग है। वैसे मैंने कहा एक नाम लिया गिरनार की पहाड़ी। आप इतिहास में भी पढ़े होंगे स्टूडेंट कि एक राजा था शक वंश का, शका डायनेस्टी का एक क्षत्रप था जिसका नाम था रुद्रदामन प्रथम। उसने गिरनार अभिलेख खुदवाया था। गिरनार अभिलेख किसका था? तो रुद्रदामन प्रथम का था, जो शक वंश का क्षत्रप था। शक वंश में राजा को क्षत्रप कहा जाता था। उसने गिरनार की पहाड़ी में एक अभिलेख खुदवाया था। और गिरनार अभिलेख की विशेषता है कि भारत का एकमात्र अभिलेख है गिरनार अभिलेख, जो संस्कृत में है। भारत का एकमात्र अभिलेख, पूरे भारत में अशोक ने बहुत सारे अभिलेख खुदवाए, एकमात्र अभिलेख है गिरनार अभिलेख जो संस्कृत भाषा में है। तो गिरनार की पहाड़ी में है अभिलेख हो, जो शक वंश के राजा रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था। इसी गिरनार की पहाड़ी में क्या है? गिर अभयारण्य है, जिसके कोने में जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसका सही उत्तर हो गया गुजरात। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन कौन सा है? विश्व का पूछ रहा है, भारत का नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए है सुंदरबन, ऑप्शन बी है पिछवारम, ऑप्शन सी है भितरकनिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर बात करें विश्व का, अगर भारत का पूछा जाता तो आंसर होता सुंदरबन। सुंदरबन बहुत बड़ा सदाबहार वन हमारे देश में कहाँ है? सुंदरबन में है, नो डाउट। लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा है विश्व का। तो विश्व का सबसे बड़ा सदाबहार वन आप जानते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है भैया? तो ब्राजील में अमेजन नदी बेसिन में, आप सभी जानते होंगे। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट? सुंदरबन भी नहीं होगा, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। क्या होगा आंसर? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप डी भी लगा सकते हो, इसका आंसर आप ई भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों आ जाएगा इसमें। इनमें से कोई नहीं यहाँ भी है, इनमें से कोई नहीं यहाँ भी है, तो इसका आंसर ई लगाएंगे या डी भी लगा सकते हैं आप। तो भैया विश्व का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब्राजील का अमेजन बेसिन। और मैं बता दूं कि अमेजन नदी बेसिन के जंगल को लंग ऑफ अर्थ कहा जाता है, लंग ऑफ अर्थ। और मैं बता दूं कि अमेजन नदी बेसिन के जो जंगल हैं, उस जंगल में एक लत्तर पाया जाता है, क्लाइंबर्स। लत्तर समझते हो ना, जो चढ़ता है ऊपर। लत्तर कौन होता है भैया? जो पेड़ के ऊपर चढ़ता है उसको बोलते हैं लत्तर। तो लत्तर को अंग्रेजी ऐसे क्लाइंबर कहते हैं। तो वहां एक विशेष प्रकार का लत्तर पाया जाता है जिसका नाम है सेल्वा। जिसका नाम क्या है? सेल्वा एक लत्तर पाया जाता है विशेष प्रकार का अमेजन नदी के जंगलों में। इसीलिए अमेजन नदी के जंगल को लंग ऑफ अर्थ के साथ साथ सेल्वा भी कहा जाता है। अमेजन नदी के जंगलों को सेल्वा कहा जाता है। और मैं बता दूं कि अमेजन बेसिन का जो जंगल है वहां सदाबहार वन है। और मैं बता दूं कि यह दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी भी कहाँ मिलता है? तो ब्राजील के अमेजन नदी बेसिन के जंगलों में सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहाँ पाया जाता है? तो ब्राजील के अमेजन नदी बेसिन के जंगलों में पाया जाता है। समझ में आ रहा है बात? तो इन सब बातों को नोट कर लेना है। वैसे भारत में पूछा जाए सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहाँ मिलता है? तो केरल में भी कहाँ मिलता है? तो शांत घाटी में, साइलेंट वैली में। आप जानते हैं ना कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरला में है। और केरल को हम लोग मसालों का बागीचा भी कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 क्या बोल रहा है? जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? जिस समय जहांगीर भारत के राजा था, उस समय ईरान के राजा थे शाह अब्बास। फारस प्राचीन काल में जो फारस था वही आजकल ईरान है। ईरान को ही फारस कहा जाता था। इराक को बोला जाता था मेसोपोटामिया, ईरान को फारस। तो उस समय ईरान के राजा यानी फारस के राजा थे शाह अब्बास, जिस समय भारत के राजा जहांगीर थे। जहांगीर साहब ने अपने किस चित्रकार को, किस पेंटर को भेजा था फारस के राजा के दरबार में? इसका सही उत्तर होगा बिशन दास को उन्होंने कहा भेजा था? बिशन दास को उन्होंने भेजा था फारस के राजा के दरबार में चित्रकारी के लिए। आप जानते हैं स्टूडेंट कि जहांगीर के काल को चित्रकारी का, पेंटिंग का स्वर्ण युग कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग किसके काल को कहा जाता है? पीरियड ऑफ जहांगीर। क्लियर है? तो जहांगीर के काल में जो पेंटिंग होती थी, अगर वो चित्रकारी
पत्थरों को काट कर की जाती थी तो उसे पितरादुरा कहा जाता था। सिंपल पेंटिंग को पितरादुरा नहीं कहते थे। पत्थरों को तराश कर, पत्थरों को काट कर अगर पेंटिंग की जाती थी तो उसी को पितरादुरा कहते थे। और सबसे ज्यादा पूरे मुगल काल में पेंटिंग किसके काल में हुआ? तो जहांगीर के काल में हुआ, है ना। इसी के काल में मंसूर था। जहांगीर के काल में एक मंसूर नाम का पेंटर था जो स्पेशली पक्षियों के चित्र बनाने के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन आता है कि पक्षियों की चित्रकारी के लिए जहांगीर के काल में कौन से चित्रकार को जानते थे? तो मंसूर था। क्लियर है ना। तो जहांगीर के काल में पत्थरों को काट कर की जाने वाली चित्रकारी को पितरादुरा कहते हैं। और पहली बार पितरादुरा का प्रयोग किस बिल्डिंग में किया गया? क्वेश्चन आता है कि पहली बार पितरादुरा का प्रयोग किस बिल्डिंग में किया गया? तो आपको बता दें हम कि आगरा में नूरजहां ने अपने पिता का मकबरा बनवाया था। जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, जिसको बचपन में मेहरुनिसा कहते थे। नूरजहां के पिता का नाम था इत्माद-उद-दौला। इत्माद-उद-दौला का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। इत्माद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां ने स्वयं बनवाया, संगमरमर से। पूरा मकबरा संगमरमर का बना हुआ है। पहली बार पितरादुरा का प्रयोग उसी मकबरे में किया गया था, इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में ताजमहल भी है जिसको शाहजहां ने बनवाया था। आगरा में लाल किला भी है जिसे अकबर ने बनवाया था। और आगरा के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की बेटी, शाहजहां की सुपुत्री जहां आरा ने करवाया था। ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पाली भाषा में एक किताब है निगंठा नटपूत, एक बुक है निगंठा नगपूत। ये किसने लिखा? अंग्रेजी क्या है? हु इज कॉल्ड निगंठा नगपूत इन पाली लैंग्वेज। किसको पाली भाषा में, पाली लैंग्वेज में किस व्यक्ति को निगंठा नगपूत के नाम से जानते थे? पाली भाषा में किस व्यक्ति को कहा जाता था निगंठा नगपूत? हु इज कॉल्ड निगंठा नगपूत इन पाली लैंग्वेज? गौतम बुद्धा, महावीर, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। इसका सही उत्तर होगा महावीर। महावीर को पाली भाषा में निगंठा नगपूत के नाम से जानते हैं। पाली भाषा में क्या बोलते हैं? निगंठा नगपूत। महावीर स्वामी का जन्म में एक विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था और कुछ लोग कहते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 599 बीसी में हुआ था। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ज्यादा सही होगा 540 बीसी में। 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में हुआ था। उनकी मृत्यु हुआ है पावापुरी में। पावापुरी नालंदा में पड़ता है। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्होंने जैन धर्म के पांचवा महासत्य आर्य सत्य को जोड़ा था जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। यानी जैन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़ने वाले व्यक्ति कौन थे? महावीर साहब थे। क्लियर है। जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया था। जैन धर्म दो भागों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो कपड़े पहनते थे वे श्वेतांबर कहलाए और जो कपड़े नहीं पहनते थे उनको दिगंबर कहा गया। क्लियर है। तो महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनके पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी। पुत्री का विवाह जामाली से किया गया था। इनके दामाद का नाम जामाली था और महावीर के शिष्य बनने वाले पहले व्यक्ति भी जामाली थे। वैसे बता दें कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका संबंध काशी के राजा से था। काशी के राजा अस हुसैन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा अस हुसैन के पुत्र थे। ये 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव पहले, महावीर 24वें। महात्मा बुद्ध, आप जानते हैं बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बाद में गौतम बुद्ध बने। इस शाक्य कुल में उत्पन्न हुए थे। क्लियर है। इनके पिता का नाम सुद्योधन था और माता का नाम महामाया था। याद रखिएगा। इनके पुत्र का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा। चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना, इनमें से कौन सी पुस्तक कालिदास की, इनमें से कौन सी पुस्तक कालिदास की नहीं है? इनमें से कौन सी पुस्तक कालिदास की है, ये पूछ रहा है। नहीं है, नहीं, क्यों, कौन सी पुस्तक कालिदास की है? अब अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बुक ऑफ कालिदास? पढ़िए। फर्स्ट है ऋतु संहार, बिल्कुल कालिदास की ही है। मेघदूत, ये भी कालिदास की है। 10 कुमार चरित, ये कालिदास की नहीं है। कुमार संभव, ये कालिदास की है। कुमार संभव किसकी बुक है भाई? तो ये कालिदास की है। कुमार संभव कालिदास की है। तो क्या होगा? तो केवल 10 कुमार चरित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कौन सा ऑप्शन में है? डी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभव,
मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब कालिदास की किताबें हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा। और मैं बता दूं कि ऋतु संहार जो किताब इनकी है, इसमें इन्होंने मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत के प्रकृति की चर्चा की है। मेघदूत में ये वर्णन है कि एक प्रेमी व्यक्ति को राजा राज्य से निकाल देता है, प्रेम करने की सजा देता है, राजा राज्य से निकाल देता है और कहता है कि आप चले जाइए पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ से आप नीचे नहीं उतरेंगे, है ना। पहाड़ पर उसे अपनी प्रेमिका की उसको याद आने लगता है, तो क्या करता है, अपनी प्रेमिका की याद में कोई व्यक्ति तो है नहीं कि प्रेमिका को बताए कि भैया मैं आज तुम्हारे याद में तड़प रहा हूं। तो क्या करता है प्रेमी कि मेघ मतलब बादल, बादल को ही दूत बनाकर भेजता है अपनी प्रेमिका को ये बताने के लिए कि भाई हम तुम्हारी याद में बेचैन हैं। तो मेघदूत में ये प्रेम कहानी का वर्णन है। कुमार संभव में, कुमार संभव जो बुक है, इसके अंदर चर्चा है, राजाओं की चर्चा है। और दस कुमार चरित जो पुस्तक है, यह है दंडी का, महाकवि दांडी, दस कुमार चरित दांडी की पुस्तक है। तो ये तीन किताब किनकी है, ये कालिदास की है। नेक्स्ट आते, कालिदास वैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है। देखो मैं बता दूं आपको कि भवन निर्माण की भारत में 3 शैली थी। भवन निर्माण की इंडिया में कितनी शैली प्रचलित है, तो 3 शैली प्रचलित है। एक नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली और तीसरा बेसर शैली। उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है वो नागर शैली है। दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है वो द्रविड़ शैली है। और दक्षिण और उत्तर के बीच में यानी मध्य भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है उसे बेसर शैली के नाम से जानते हैं। यानी मध्य भारत की सारी मंदिर, सारे बिल्डिंग बेसर शैली में बनाए गए, उत्तर भारत के सारे मंदिर नागर शैली में बनाए गए और दक्षिण भारत के सारे मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है, कौन विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो पहला ऑप्शन है शिखर, दूसरा है गोपुरम, तीसरा है विमान और चौथा है मंडप। इसका सही उत्तर होगा विमान। विमान एक विशेष विशेषता है। विमान होता था एक मंदिर के अंदर एक पार्ट होता था जिसको हम लोग विमान कहते थे। ये द्रविड़ शैली की विशेषता है। हालांकि दक्षिण भारत के मंदिरों में गोपुरम भी देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के मंदिर में गोपुरम भी देखने को मिलता है। बड़े बड़े द्वार, बड़े बड़े तोरण द्वार, मंदिर में घुसने से पहले उसके चारों दिशाओं में 4 ऊंचे ऊंचे द्वार होते थे जिसको गोपुरम कहा जाता था। क्लियर है। लेकिन उसमें जो स्पेशली फीचर है द्रविड़ शैली का वो विमान है। वैसे बता दूं कि दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत पल्लव वंश के राजाओं ने किया था। पहली बार दक्षिण भारत में भव्य मंदिर बनाने की शुरुआत पल्लव वंश के राजाओं ने किया था। बाद में चोल वंश के राजाओं ने उसे विशेष रूप दिया। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण में अगर पूछा जाए किस राजवंश का सबसे ज्यादा योगदान है तो पल्लव और चोल वंश, ये दोनों नाम याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम विद्वान ने 1 दशक तक संस्कृत और ज्योतिष का वाराणसी में अध्ययन किया। कौन सा मुस्लिम विद्वान था जिसने 1 दशक मतलब 10 साल 10 साल रहकर बनारस में 10 साल रहा और क्या पढ़ा, संस्कृत और ज्योतिष पढ़ा। वो कौन विद्वान था। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम स्कॉलर स्टडीड संस्कृत एंड एस्ट्रोलॉजी इन वाराणसी फॉर ए डिकेड। 1 दशक तक पढ़ा। कौन था वो, अल-बरूनी। उसका सही उत्तर क्या होगा, अल-बरूनी। बहुत ज्यादा विद्वान, बहुत ज्यादा काबिल व्यक्ति था ये आया था भारत में। एक व्यक्ति ने अटैक किया था, एक मुस्लिम ने अटैक किया था जिसका नाम था गजनवी, मोहम्मद गजनवी। आप जानते हैं कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था। भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था, उत्तर दीजिए आप लोग। दूसरा मुस्लिम था गजनवी, मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी के साथ 3 विद्वान भारत आए थे। 3 विद्वान भारत आए थे। एक का नाम था अल-बरूनी, दूसरा का नाम था फिरदौसी और तीसरे का नाम था उतबी। ये 3 लोग आए थे गजनवी के साथ भारत। तो पहला आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। नोट कर लीजिएगा इसको भी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था मोहम्मद बिन
कासिम। क्लियर है। और दूसरा मुस्लिम था मोहम्मद गजनवी, और गजनवी के साथ 3 विद्वान भारत आए थे, अलबरूनी, फिरदौसी और रुतबी। अलबरूनी ने किताब लिखी थी, भारत में संस्कृत और ज्योतिष पढ़ा, और भारत के संस्कृत ज्योतिष को पढ़कर भारत के विषय में एक किताब लिखा जिसका नाम था किताब अल हिंद, या उसे तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं, अलबरूनी। और दूसरा था फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा, और उतबी जो था वो मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। क्लियर है। वैसे मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान से भारत आया था। मैं बता दूं, मध्य अफगानिस्तान को गजनी बोला जाता है, मध्य अफगानिस्तान को गजनी, और उत्तरी अफगानिस्तान को गोर कहा जाता है। उत्तरी अफगानिस्तान को गोर कहा जाता है और मध्य अफगानिस्तान को गजनी कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी यही गजनी से आया था वो, इसलिए उसका नाम में गजनवी है। गजनी से आया था वो, मध्य अफगानिस्तान से आया था। और गजनवी के बाद भारत में आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम था उसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ये कहां से आया था? उत्तरी अफगानिस्तान से। मैंने अभी बताया ना, गोर साम्राज्य कहा था? उत्तरी अफगानिस्तान में। तो गोरी मोहम्मद गौरी आया था उत्तरी अफगानिस्तान से, और मध्य अफगानिस्तान से कौन आया था? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। क्लियर है। तो ये आया था। इब्न बतूता की बात करेंगे तो इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक, भारत का सम्राट जब मोहम्मद बिन तुगलक थे तो उनके समय में 1333 में 1333 में भारत आए थे, और 1342 में इन्हें अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। वैसे भारत में इनको काजी बनाया गया था, उस समय जज को काजी बोलते थे, सल्तनत काल में जज को क्या बोलते थे? काजी। तो मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को अपना जज यानी काजी नियुक्त किया था, और बाद में अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहेला, किताब अल रहेला। इसमें यात्रा वृत्तांत है, यानी जहां जहां घूमा था इब्न बतूता तो अपने यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा के विषय में लिखा था इब्न बतूता ने। इसी को बोला जाता है किताब अल रहेला। अमीर खुसरो, आप जानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में हुआ था। 1252 में इनका जन्म हुआ था। 1252 में एटा जिले के पटियाली में इन्होंने 7 राजाओं के दरबार को देखा था। इनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। इनका अमीर खुसरो का और निजामुद्दीन औलिया का दोनों का दरगाह दिल्ली में है। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में है। अमीर खुसरो ने कई किताबें भी लिखी जिसमें तुगलकनामा इनकी किताब फेमस है। इसके अलावा आशिका, इसके अलावा नूर सिपहर, इसके अलावा और कौन सी किताब लिखी? नूर सिपहर, आशिका, तुगलकनामा इनकी फेमस पुस्तक है। इसके अलावा इनको तबला और सितार का आविष्कारक भी कहा जाता है। खड़ी बोली हिंदी का जनक कहा जाता है। इनको हिंद का तोता, तूतिए हिंद यानी पैरट ऑफ हिंद के नाम से इनको जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने पहेली का आविष्कार किया, मुकरी का आविष्कार किया, 2 शकुने का आविष्कार किया। बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, इसका सही उत्तर क्या हो गया? अमीर खुसरो। क्लियर है। आगे आइए, नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया गया? मस्जिद को बनाने में कौन सी भारतीय कला का उपयोग किया गया? मस्जिद बनाने में तीनों का, कमल का भी उपयोग किया गया, कलश का भी किया गया, अलंकरण का भी किया गया। विच इंडियन आर्ट वाज यूज्ड इन मेकिंग द मॉस्क? तो क्या आंसर होगा? 1, 2, 3, ये तीनों का प्रयोग किया गया मस्जिद को बनाने में भारत में। आप जानते हैं कि भारत में बनने वाला पहला मस्जिद कौन था? पहला मस्जिद था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ये भारत में बनने वाला पहला मस्जिद था अजमेर में। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का निर्माण, अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया। ये भारत में बनने वाला पहला मस्जिद था। 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर, 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर संस्कृत का एक नाटक है हरिकेल। हरिकेल एक नाटक है जिसको लिखा था विग्रह राज चतुर्थ ने। हरिकेल नाटक संस्कृत में है, इसके लेखक हैं विग्रह राज चतुर्थ। इस नाटक की कुछ पंक्तियां, कुछ लाइंस, इस नाटक के कुछ लाइंस अंकित है, कुछ लाइंस इस नाटक के अंकित है। कहां? 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में भी एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम था कुबतुल इस्लाम मस्जिद। कुबतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। अगला ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वेद समाज, वेद समाज की स्थापना किसने की? अंग्रेजी में है भैया, हु फाउंडेड द वेदा समाज? इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। इसकी स्थापना केशव चंद्र
सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। नोट कर लीजिएगा, केशव चंद्र सेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? 1864 में। कब की गई थी? 1864 में। तो ये कंफ्यूज हम करते हैं, वेद समाज को हम पढ़ लेते हैं देव समाज। देव समाज अलग है और वेद समाज अलग है। वेद समाज केशव चंद्र सेन और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था और वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। वैसे बता दें कि आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्लियर है? स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूलाशंकर, इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के मैरवी नामक स्थान पर हुआ था 1824 में और इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। इनको ज्ञान जो मिला था वो मथुरा में मिला था। क्लियर है? राजा राम मोहन राय की बात अगर करते हैं हम लोग, राजा राम मोहन राय का जन्म कलकत्ता में हुआ था और इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी 1825 में। इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी अपना योगदान दिया था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी अपना योगदान राजा राम मोहन राय ने दिया था। वही हिंदू कॉलेज, कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज था, उसी को आज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आइसोहाइट। आइसोहाइट की सही परिभाषा क्या है? तो हाइट जहां लग गया तो वहां पर क्या होगा? वर्षा। वहां क्या होगा भाई? वर्षा। आप जानते हैं कि वर्षा को हम किसमें मापते हैं? हाइट में। आपने सुना होगा आज इतना सेंटीमीटर वर्षा हुआ, आज इतना मिलीमीटर वर्षा हुआ। तो सेंटीमीटर मिलीमीटर मतलब क्या? हाइट। तो हाइट में मापते हैं वर्षा को। तो एक समान वर्षा जहां होता है, एक समान वर्षा, मान लो कि पटना में भी 100 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में भी 100 सेंटीमीटर, सीतामढ़ी में भी 100 सेंटीमीटर, तो इन सब को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इन सब को मिलाने वाली जो लाइन है, उसी को बोलते हैं आइसोहाइट्स। यानी अगर वर्षा का मैप बनाना हो भारत में या दुनिया में, हमें वर्षा का मैप बनाना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आइसोहाइट का। आपने सुना होगा आइसोहाइट, आइसोबार, आइसोथर्म, ये सब क्या है? जिसमें जिसमें आइसो लगा है। आइसो बनाने का क्या मतलब था? एक समान पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा बनाने की क्या जरूरत है? ये मैप तैयार करने के लिए, मैप तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइसोहाइट से एक समान वर्षा को दिखाने के लिए आइसोहाइट, एक समान वायु दाब दिखाने वाले को आइसोबार, एक समान तापमान दिखाने वाले को आइसोथर्म। क्लियर है? एक समान सूर्य के प्रकाश को दिखाने का, सोलर रेडिएशन को दिखाने का आइसोनिफ। इसी तरह से समुद्र के एक समान गहराई को दिखाने के लिए आइसोबाथ, है ना। अगर एक समान लवणता, एक समान सैलिनिटी, समुद्र के पानी में एक समान नमक को जो मिलाने वाली रेखा है उसे आइसोहेलाइन। ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। विच इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ आइसोहाइट्स? तो क्या आंसर हो जाएगा? लाइन शोइंग यूनिफॉर्म रेनफॉल ऑन द मैप। नेक्स्ट आते हैं, बढ़ते हुए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, किस सिद्धांत में है ये? सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बढ़ते हुए ब्रह्मांड का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? आप जानते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। ब्रह्मांड जो फैल रहा है, ये किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को देने वाले व्यक्ति कौन थे? बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था? ये दिया था जॉर्ज लेमंत्रे ने। जॉर्ज लेमंत्रे ये बेल्जियम के एक विद्वान थे, बेल्जियम के एक पादरी थे। इन्होंने दिया था क्या? बिग बैंग थ्योरी। पूरे धरती और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अब तक कोई भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो ये बता सके एग्जैक्टली धरती कैसे बनी है, ब्रह्मांड कैसे बना है। ये बताने वाला अभी तक कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन जो सिद्धांत दिए गए हैं उनमें सबसे ज्यादा सही कौन है? बिग बैंग थ्योरी। हालांकि ये भी प्रूव नहीं है। कुल मिला के 20 सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत अभी तक प्रूव नहीं हो सका, है ना। और जब प्रूव ही नहीं है तो कैसे विश्वास कर लें? लेकिन फिर भी उनमें से जो बिग बैंग थ्योरी है ना, इस पर ज्यादा भरोसा किया जाता है। इसको किसने दिया था? जॉर्ज लेमंत्रे ने दिया था, बेल्जियम के विद्वान थे। उसी तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित नेबुला हाइपोथेसिस भी है, नेबुलर सिद्धांत भी है। इसको दिया था लाप्लास महोदय ने। नोट कर लीजिएगा, इसे दिया था लाप्लास महोदय ने। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? इसका सही उत्तर हो गया बी, बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट जो पत्थर है वो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट पत्थर किसका उदाहरण है? अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान। अंग्रेजी में बोल लेते हैं ग्रेनाइट इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या बोलेंगे?
इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। देखो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो लावा, जमीन के अंदर से जो लावा निकलता है, जो लावा का उद्गार होता है जमीन के अंदर से, वो लावा धरती के बाहर आके जम जाती है। क्लियर है भाई? कोई भी लावा बाहर निकलेगा तो ठंडा होकर जमेगी, लेकिन कुछ लावा ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो जमीन के अंदर ही कहीं दरार में फंसकर जम जाते हैं। जमीन के अंदर या फिर जहां पर लावा है वहीं पर कहीं जम जाता है। क्लियर है ना? तो लावा, अब आप खुद गेस कीजिए कि गर्म लावा यदि धरती के बाहर आकर जमेगा तो जल्दी जम जाएगा, या धरती के अंदर जमेगा तो जल्दी जमेगा? तो गर्म, तो जाहिर सी बात है गर्म लावा अगर धरती के बाहर आकर जमता है, फ्रीज होता है, तो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। लेकिन धरती के अंदर उसे जमना हो, फ्रीज होना हो, तो उसमें टाइम लगेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? एक बात और बता दूं कि जो लिक्विड जितना जल्दी सॉलिड बदलेगा, जो लिक्विड जितना जल्दी सॉलिड में बदलेगा, उसमें क्रिस्टल फॉर्म नहीं आएगा। क्रिस्टल बनने के लिए लिक्विड को धीरे धीरे सॉलिड में बदलना होगा। यानी रवा समझते हैं ना? रवा का मतलब दाना दाना, दाना दाने में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको देर से जमना पड़ेगा। लेकिन जो लावा जमीन के बाहर आकर जमता है वो जल्दी जम जाता है। इसलिए जो बाहर में लावा का चट्टान बनेगा वो रवादार या क्रिस्टल फॉर्म नहीं होगा। लेकिन जो जमीन के अंदर जिस लावा का जमा होगा उसको जमने में टाइम लगेगा, इसलिए उसमें लावा फॉर्म हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो जो जमीन के बाहर चट्टान निर्मित होता है उसे बोलते हैं बहिर्भेदीय अग्नेय चट्टान, और जो जमीन के अंदर बनता है उसे बोलते हैं अंतर्भेदीय अग्नेय चट्टान। जमीन के अंदर वाले को अंतर्भेदी और जमीन के बाहर वाले को बहिर्भेदी बोलते हैं। यानी जमीन के बाहर जो जमेगा उसके अंदर लावा नहीं होगा, जो जमीन के अंदर जमेगा उसके अंदर लावा होगा। यानी बहिर्भेदीय अग्नेय चट्टान में क्या होगा? रवा होगा, यानी क्रिस्टल होगा। ये क्रिस्टल नहीं होगा क्योंकि इसमें रवा बनने का टाइम नहीं मिला। लेकिन अंतर्भेदीय अग्नेय चट्टान में रवा का मात्रा होगा। यानी जमीन के अंदर जो बनेगा वो रवादार होगा, क्रिस्टल रॉक होगा, और जो जमीन के बाहर बनेगा वो क्रिस्टल नहीं होगा। तो भाई ग्रेनाइट कहाँ बन रहा है? जमीन के अंदर बन रहा है, इसलिए ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल होगा? क्रिस्टल इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल होगा। लेकिन जमीन के बाहर जो बनता है उसको बैसाल्ट चट्टान बोलते हैं। तो बैसाल्ट जो होगा वो बहिर्भेदीय अग्नेय चट्टान होगा, यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होगा, और इसमें रवा की मात्रा नहीं होगी, ये नॉन क्रिस्टल रॉक होगा। यानी बैसाल्ट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्रिस्टल रॉक एंड ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टल रॉक। याद रहेगा आपको? वैसे ग्रेनाइट को प्लूटोनिक पतालीय अग्नेय चट्टान भी कहते हैं। ग्रेनाइट को हम लोग प्लूटोनिक इग्नियस रॉक भी कहते हैं, पतालीय अग्नेय चट्टान के नाम से भी जानते हैं इसको। क्लियर है? तो ये बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। पश्चिम एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? इनमें से कौन सा पर्वत है जो पश्चिम एशिया को यूरोप से अलग करता है? यानी अब पश्चिम एशिया, देखो पश्चिम की बात छोड़ दीजिए, यानी कौन सा पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है? इनमें से कौन सा माउंटेन है जो एशिया महादेश को यूरोप से अलग करता है? इसका सही उत्तर होगा यूराल पर्वत। विच माउंटेन सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप इन द वेस्ट? ये क्या होगा? यूराल पर्वत। वैसे आप लिख लीजिए, एशिया को यूरोप से अलग करता है केवल यूराल पर्वत नहीं, यूराल पर्वत, यूराल नदी, यूराल पर्वत लिख लो, यूराल पर्वत, यूराल नदी भी है पर्वत के साथ साथ, यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, ये सभी क्या करते हैं? एशिया और यूरोप के बीच बाउंड्री बनाते हैं। एशिया यूरोप के बीच कौन कौन बाउंड्री बनाता है? इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यूराल माउंटेन, यूराल रिवर, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी। यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और काला सागर, ये क्या करते हैं? एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। समझ आ रहा है बात? तीन चीजों को आप याद रखिएगा। इसके बाद एक पर्वत है आल्प्स पर्वत, ये दक्षिण पश्चिम यूरोप में है। आल्प्स पर्वत दक्षिण पश्चिम यूरोप में है, और ये कहाँ मिलता है भैया? इटली। आल्प्स पर्वत कहाँ पाया जाता है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। आल्प्स माउंटेन कहाँ मिलता है? इटली, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट ब्लैंक। इसके बाद एक पर्वत है कॉसेसस पर्वत। कॉसेसस पर्वत कहाँ है? ये भी यूरोप में है। कॉसेसस पर्वत भी यूरोप में है। यूरोप में कहाँ है भाई? तो कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में, कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में कॉसेसस पर्वत है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एल्बुर्ज, माउंट एल्बुर्ज। कॉसेसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बुर्ज, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक। वैसे बता दें कि कॉसेसस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बुर्ज, वो पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप महादेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बुर्ज कौन से पर्वत में है? कॉसेसस पर्वत में है।
कॉकेसस पर्वत कहाँ है? तो ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में है, जाकर के आप मैप में आज ही देख लीजिएगा। और आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। क्लियर है? वैसे बता दें कि उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बुर्ज, अफ्रीका महादेश की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, एशिया महादेश और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ऑस्ट्रेलिया महादेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रेरी नाम का चारागाह, प्रेरी नाम का चारागाह, चारागाह का मतलब घास का मैदान। प्रेरी नाम का घास का मैदान किस क्षेत्र में पाया जाता है? इन विच एरिया आर द प्रेरीज कॉल्ड प्रेरी फाउंड? कौन सा एरिया है जहां प्रेरी घास का मैदान मिलता है? तो आंसर होगा उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। याद रखिए आप लोग, बीपीएससी में हर साल एक प्रश्न घास के मैदान से आता ही आता है। बीपीएससी में एक सवाल हर साल ग्रासलैंड से आना ही आना है, हर साल डेजर्ट से एक प्रश्न आना ही आना है। एकदम इसको नोट डाउन कर लो, घास के मैदान और मरुस्थल। इससे अगर इसको कंप्लीट कर लिया तो समझो कि एक प्रश्न आप, दो प्रश्न आपका पहले से ये गेस है, एकदम आना ही आना है। तो प्रेरी घास के मैदान कहाँ है? उत्तर अमेरिका में। और उत्तर अमेरिका में भी कहाँ है? तो कनाडा और यूएसए में। उत्तर अमेरिका में भी कहाँ है? तो कनाडा और यूएसए में। याद रखिएगा। आपको बता दें कि प्रेरी घास के मैदान को, प्रेरी घास के मैदान को ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। प्रेरी ग्रासलैंड इज नोन एज ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है प्रेरी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रेरी जो घास का मैदान है वहां दो मौसम में गेहूं होता है, शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं। अमेरिका वाला जो प्रेरी है वहां शीतकालीन गेहूं होता है, और कनाडा की जो प्रेरी है वहां वसंतकालीन गेहूं होता है। तो यहाँ पर दो मौसम में गेहूं होता है, इसीलिए इसे ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। प्रेरी घास का मैदान उत्तर अमेरिका में, पंपास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में, वेल्ड घास का मैदान, वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, एशिया और यूरोप के बाउंड्री पर यूरेशिया में स्टेपी, यूरेशिया में स्टेपी घास का मैदान। इंडिया की बात करेंगे आप, इंडिया में बुग्याल, पयार, मर्ग, रुपसू और देवसाई। इंडिया में बुग्याल, पयार, मर्ग, रुपसू और देवसाई ये घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो वहां डाउन्स घास का मैदान है। ये सारी बातें आपको याद रखना। घास के मैदान से एक सवाल आता है, इसलिए आप जल्दी से ही ये दो सवाल कर लिए तो भूगोल का दो सवाल तो आपका पहले ही गेस हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है केप, इसमें ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रिलेशन ऑफ द 3 कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? केप टाउन, केप टाउन विधायी राजधानी है, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, और ब्लोएम फाउंटेन दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी, जैसे आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है ना, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी करनूल, विशाखापट्टनम और अमरावती आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी है। वैसे ही दक्षिण अफ्रीका की भी 3 राजधानी है। तो मिलाना है कौन सी राजधानी किस लिए है। तो केप टाउन विधायी राजधानी बिल्कुल सही है, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी ये भी बिल्कुल सही है, ब्लोएम फाउंटेन न्यायिक राजधानी ये भी सही है। यानी कि पहला ऑप्शन ही मुझे सही मिल गया। तो फर्स्ट इज राइट आंसर। केप टाउन इज द लेजिस्लेटिव कैपिटल, प्रिटोरिया इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल एंड ब्लोएम फाउंटेन इज द जुडिशियल कैपिटल। इट इज राइट आंसर। तो ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है, दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है वो गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। नोट कर लीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। और दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है किम्बरले, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है किम्बरले, ये प्रसिद्ध है हीरा के लिए, डायमंड के लिए। और साउथ अफ्रीका में एक पर्वत भी है जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। साउथ अफ्रीका में एक माउंटेन है जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। इसको आप जाके आज मैप में जरूर सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। फ्रांस और जर्मनी की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस और जर्मनी की सीमा को किस नाम से जाना जाता है बताइए। तो फ्रांस और जर्मनी की सीमा को सिएग फ्राइड रेखा, सिएग फ्राइड लाइन के नाम से जानते हैं, सिएग फ्राइड रेखा के नाम से जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा ए। बाय व्हाट नेम इज द बॉर्डर ऑफ द फ्रांस एंड जर्मनी? इट इज नोन एज सिगर फ्राइड लाइन। सिगर फ्राइड लाइन, वैसे बता दें कि 49 डिग्री समानांतर जो है, 49 डिग्री जो पैरेलल है
वो कनाडा और अमेरिका की सीमा है। कनाडा और अमेरिका की सीमा है। भारत पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। भारत और चीन की सीमा मैकमोहन लाइन। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ लाइन और एक और लाइन है सरक्रिक लाइन। सरक्रिक और रेड क्लिफ, ये दोनों भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं। इसके अलावा भारत चीन मैकमोहन, इसके अलावा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से 17 डिग्री साउथ लैटिट्यूड करता है अलग। उसके बाद 38 डिग्री पैरेलल नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करता है। ये सब आप याद रखिएगा। 10 डिग्री पैरेलल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 8 डिग्री पैरेलल मालदीव को मिनी से अलग करता है। और मिनी को लक्षद्वीप से 8 डिग्री पैरेलल 8 डिग्री पैरेलल मिनी को मालदीव से अलग करता है। और मिनी को लक्षद्वीप से लक्षद्वीप से कौन अलग करता है 8 डिग्री पैरेलल। और 9 डिग्री पैरेलल कौन अलग करता है मिनी को मालदीव से। तो नोट कर लीजिएगा सारे लाइन को आराम से वीडियो को देखकर। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26 आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 26 आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई, पढ़िए इसको। निम्नलिखित में से वायु राशि की सही परिभाषा क्या है? वायु राशि की सही परिभाषा क्या है? अंग्रेजी क्या है इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वायु राशि? एयर मास, इसको अंग्रेजी में वैसे एयर मास कहते हैं। एयर मास का करेक्ट डेफिनेशन क्या है? इसका ऑप्शन ए क्या है? वायु की अत्यधिक मात्रा। भाई एयर मास नाम ही है मास, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी मात्रा होगी, ये तो सही है, जिसमें तापमान और जलवाष्प की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर यही है। दूसरा पढ़ लेते हैं वैसे, वायु की भारी मात्रा जिसमें ताप और आर्द्रता का घनत्व भिन्न होता है। नहीं, आपको बता दें कि एक एयर मास के अंदर एक ही प्रकार की वाटर वेपर भी होगा, एक समान मात्रा में वाटर वेपर होगा और एक समान मात्रा में टेम्परेचर होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एयर मास के नाम से जानते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इन विच टेम्परेचर एंड वाटर वेपर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, इट इज द राइट आंसर। एयर मास के लिए क्या आंसर होगा? ए। एक समान तापमान एक समान आर्द्रता वाली भारी मात्रा में जो वायु है उसी को क्या बोला जाता है? एयर मास कहते हैं हम लोग। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भूकंप के केंद्र का अर्थ क्या होता है? भूकंप के केंद्र का अर्थ क्या होता है? भूकंप के केंद्र का अर्थ क्या होता है? आरंभिक विदर के स्थान। आरंभिक विदर का मतलब जहां से वो निकल रहा है उसको हम भूकंप केंद्र बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, उसको फोकस कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है? फोकस कहा जाता है। दूसरा, आरंभिक विदर से ठीक ऊपर जमीन पर स्थित बिंदु। बिल्कुल सही, भूकंप केंद्र को ही हम लोग बोलते हैं अधिकेंद्र। भूकंप केंद्र को ही क्या बोला जाता है? अधिकेंद्र। अंग्रेजी में बोलते हैं एपिसेंटर। अंग्रेजी में क्या, व्हाट इज मेंट बाय द एपिसेंटर? देखो अंग्रेजी इसीलिए मैं बोलता हूं, आप सभी को एक राय देता हूं कि अंग्रेजी भी पढ़ लिया करिए। देखिए एक्चुअली होता क्या हमारे अंदर क्या है कि हम लोग हिंदी मीडियम वाले के साथ प्रॉब्लम है। हम लोग सोच के जाते हैं कि अंग्रेजी मेरा इतना कमजोर है कि हम अंग्रेजी पढ़ लिए ना तो हो सकता है कि हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी मुझे कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आपको अंग्रेजी आती है। कुछ ऐसे टर्मोलॉजी ऐसे हैं जिसको हिंदी में भी आप अंग्रेजी वाला टर्म ही पढ़े हुए हैं। तो इसलिए कभी भी आप प्रश्न पढ़ के घबराइए मत, प्रश्न को आप पहले अंग्रेजी में भी जरूर पढ़िए। आप हिंदी मीडियम के हैं तब भी अंग्रेजी का प्रश्न जरूर पढ़िए। यहाँ देखिए एपिसेंटर लिखा है, एपिसेंटर को हिंदी में वैसे अधिकेंद्र कहते हैं, वैसे भूकंप का केंद्र भी कहते हैं। तो क्या है भैया, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे तो फोकस कहा जाता है, उसे फोकस कहते हैं। और जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसके ठीक ऊपर जमीन पर जो बिंदु होती है उसी को क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। क्लियर है? जहां से उत्पत्ति होती है उसको फोकस, और जहां पहला झटका लगता है आकर उसी को एपिसेंटर कहा जाता है। तो आपसे मेरा एक राय है, आपको दे रहा हूं कि आप अंग्रेजी का प्रश्न जरूर पढ़ लिया करें। यदि हिंदी में प्रश्न को समझने में दिक्कत हो रही हो तो डायरेक्ट छोड़ न दें या अंदाज पे मत लगा दें, ये मेरा आपसे आग्रह है। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों में पशुपालन कृषि काफी अधिक आधुनिक तरीके से की जाती है? पशुपालन कृषि का मतलब होता है मिश्रित कृषि। पशुपालन कृषि का मतलब होता है मिश्रित कृषि, मतलब ऐसा जगह, ऐसा स्थान जहां खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं उसे बोला जाता है मिश्रित कृषि, मिक्स एग्रीकल्चर। मिक्स एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या होता है? मिक्स एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर एज वेल एज रैंचिंग, एग्रीकल्चर एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री इज नोन एज मिक्स एग्रीकल्चर। मिश्रित कृषि किसको बोलते हैं? पशुपालन के साथ साथ खेती को बोलते हैं। तो कह रहे हैं सबसे आधुनिक तरीके से इस प्रकार की खेती कहाँ की जाती है? आधुनिक तरीके से इस प्रकार की खेती कहाँ की जाती है? इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क और हॉलैंड। हॉलैंड का मतलब होता है भैया जिसको नीदरलैंड हम बोलते हैं,
हॉलैंड को ही आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, नीदरलैंड। हॉलैंड की राजधानी कहाँ है, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, एम्स्टर्डम। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन। तो डेनमार्क और हॉलैंड में पशुपालन कृषि बहुत बेहतरीन तरीके से, आधुनिक तरीके से की जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दो स्टूडेंट कि डेनमार्क को मिल्क हाउस ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व का दुग्धशाला। पूरे दुनिया के दुग्धशाला सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन करता है, डेनमार्क। परसेंटेज वैसे तो सबसे ज्यादा दुधारू पशु कहाँ पाले जाते हैं, इंडिया में, लेकिन डेनमार्क जो है उसे विश्व का दुग्धशाला कहा जाता है। डेनमार्क इज कॉल्ड मिल्क हाउस ऑफ वर्ल्ड। तो सबसे आधुनिक तरीके से पशुपालन कृषि कहाँ की जाती है, हॉलैंड में और डेनमार्क में की जाती है। नॉर्वे, हॉलैंड मतलब इसी को पहले नीदरलैंड बोलते थे, इसी को पहले डच भी बोलते थे। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों को सजाना है। आपको दक्षिण से उत्तर आते हुए इन बंदरगाहों को अरेंज करना है। दक्षिण से उत्तर आते हुए इन बंदरगाहों को अरेंज करना है। कोचीन, दक्षिण से उत्तर, साउथ से नॉर्थ जाना है। कोचीन, देखिए कोचीन सबसे साउथ में नहीं है। अगर कोचीन की बात करें तो ये त्रिवेंद्रम से जस्ट ऊपर है। कोचीन कहाँ है भैया, त्रिवेंद्रम से जस्ट ऊपर है, यानी सबसे साउथ में त्रिवेंद्रम है, उसके बाद है कोचीन, उसके बाद है कालीकट। कालीकट जहां पर वास्को डी गामा आया था, और सबसे अंतिम है मैंगलोर। मैंगलोर कर्नाटक में है। ये तीनों केरला में है। ये तीनों कहाँ है भैया, केरल में। त्रिवेंद्रम, कोचीन और कालीकट ये तीनों केरल में है। और मैंगलोर कहाँ है, ये है केरला में। तो एक कर्नाटक में है। मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में। अगर साउथ से नॉर्थ चलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, त्रिवेंद्रम। उसके बाद क्या मिलेगा, कोचीन। इसके बाद मिलेगा कालीकट, जिसको हम कोझीकोड कहते हैं। आजकल कालीकट का दूसरा नाम हो गया कोझीकोड। पहले कालीकट था, अब कोझीकोड है। आप जानते हैं कि पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा पहली बार कहाँ आया था, कालीकट, जहां उसका स्वागत जमोरिन ने किया था। वहां के राजा जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था वास्को डी गामा का। उस स्वागत का परिणाम क्या निकला, उसने कालीकट को दोनों हाथों से लूटा, भयानक लूटा। हमने स्वागत किया, उसने लूटा। तो भैया ये क्रम से सही है, तो सी इज द राइट आंसर। वैसे बता दें कि कोचीन और मैंगलोर ये दो ऐसे बंदरगाह हैं, दो ऐसे पोर्ट हैं जो बड़े पोर्ट में शामिल हैं। पिछले डिस्कशन में मैंने बताया था आप लोगों को कि पूरे भारत में 200 बंदरगाह हैं, 200 पोर्ट हैं। पुराना जो वीडियो है ना, पुराना डिस्कशन का वीडियो, उसको जरूर आप रिपीट करके देख लें, काफी कुछ बताया उसके अंदर भी। पूरे भारत की बात करें तो भारत में कुल 200 बंदरगाह हैं, जिसमें से 14 बड़े बंदरगाह हैं। उन 14 बड़े बंदरगाह में कोचीन और मैंगलोर ये दो बड़े बंदरगाह में आते हैं। क्लियर है। वैसे बड़े बंदरगाह 14 हैं, जिसमें 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में और 3 बड़ा बंदरगाह महाराष्ट्र में। 3 बड़े बंदरगाह महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, 14 में से 6 दो राज्य में है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, और बाकी एक सभी राज्य में है। जैसे बंगाल में हल्दिया, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, उड़ीसा में पारादीप, तमिलनाडु में 3 एन्नौर बंदरगाह, जिसको हम लोग के कामराज बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। दूसरा चेन्नई, तीसरा तुतीकोरिन, और केरला में कोचीन। उसके बाद कर्नाटक में मैंगलुरु, गोवा में मर्मगोवा, महाराष्ट्र में 3 बड़ा बंदरगाह है, बधावन, नोहवा सेवा, मुंबई, और गुजरात में एक बड़ा बंदरगाह है कांडला। ये 13 हो गया। और 14वां बड़ा बंदरगाह जो है वो कहाँ है भाई, तो पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में को माना गया है बड़ा बंदरगाह। तो टोटल कितने बंदरगाह का नाम मैंने लिया, 14। इसको आप वीडियो को रिपीट करके जो नाम बताया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से पर विचार कीजिए और गंगा के विशाल मैदान के बारे में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। गंगा का विशाल मैदान, गुजरात और असम। उपरोक्त में से किस स्थान पर प्रचुर मात्रा में सेल गैस मिलता है। अंग्रेजी पढ़ लेते हैं इसका। कंसिडर द फॉलोइंग ऑप्शंस, द ग्रेट गंगा प्लेन, गुजरात एंड असम। एट विच ऑफ द एबव प्लेस सेल गैस डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन अबंडेंस। बड़े अबंडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा में सेल गैस मिलता है, इनमें से कहां। ये ऑप्शन दिया है, इनमें से कहां प्रचुर मात्रा में सेल गैस मिलता है, प्रचुर मात्रा में सेल गैस मिलता है। तो इसमें तीनों में, द ग्रेट गंगा प्लेन, गुजरात और असम, ये तीनों में सेल गैस का प्रचुर मात्रा अनुमान लगाया है विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने, कि तीनों स्थान पर अगर खुदाई किया जाए तो बड़े मात्रा में सेल गैस मिल सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। याद रखिएगा, सेल गैस अभी भारत में उतना बड़े पैमाने पर इसका खुदाई नहीं हुआ। अमेरिका इसका बड़े पैमाने पर यूज कर रहा है, पर इंडिया अभी भी सेल गैस का यूज नहीं कर रहा है। लेकिन केजी बेसिन, जो केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, वहां भी अनुमान लगाया गया कि बड़े पैमाने पर वहां सेल गैस हो सकता है। इसके अलावा असम, गुजरात और गंगा के मैदान भी इसमें शामिल है।
क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए और दिए गए कूट से उत्तर दीजिए। विकल्प में क्या दिया है? फिरोजाबाद, विकल्प में दिया है भागलपुर, जालंधर, सांगनेर और कच्छ। अब देखिए इसका उत्तर देखना है भैया कि क्या है, इसका उत्तर कौन सुमेलित है। तो भैया सबसे पहला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए है, बिल्कुल सही। फिरोजाबाद फेमस है कांच की चूड़ियों के लिए। भागलपुर फेमस है रेशम, भागलपुरी रेशम सुना होगा नाम आपने, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। भागलपुरी रेशम को जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो भैया आंसर हो गया भागलपुरी रेशम। रेशम हो गया भागलपुर से, बिल्कुल पहला वाला में तो अभी सही चल रहा है। शीशे की चूड़ियां रेशम हो गया। तीसरा ऑप्शन है जालंधर, तीसरा ऑप्शन है जालंधर, जालंधर तीसरा ऑप्शन है जालंधर। जालंधर है भाई, तो जालंधर खेल के सामान के लिए बिल्कुल सही है। वैसे मेरठ भी खेल के सामान के लिए है, लेकिन जालंधर को भी खेल के सामान के लिए जाना जाता है। चौथा ऑप्शन है सांगनेर राजस्थान, सांगनेर राजस्थान। तो सांगनेर राजस्थान जो है हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। और कच्छ गुजरात का जो है वो नमक के लिए जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, है ना। फिरोजाबाद किसके लिए? ग्लास बैंगल के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए। भागलपुर सिल्क के लिए, जालंधर स्पोर्ट्स वियर के लिए, खेल के सामान के लिए। और इसके बाद सांगनेर जो है वो क्या है भाई? हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। और कच्छ जो है सॉल्ट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा जियो थर्मल एनर्जी, आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जियो थर्मल एनर्जी का उत्पादन यूरोप में होता है, खासकर जर्मनी और स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जो है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जिसमें आता है आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, इसको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यूरोप है, यूरोप में भी जर्मनी है और स्कैंडिनेविया है। क्लियर है। लेकिन पूछ रहा है भारत में भूतापीय ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मेजरली डेवलपमेंट डिपेंडेंट ऑन जियोथर्मल एनर्जी, कौन सा राज्य है जो जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर डिपेंड है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। क्लियर है। इसका सही उत्तर होगा वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी का उत्पादन कहां किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। और यूरोप में भी, इसको भी नोट कर लीजिएगा, यूरोप में सबसे ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। और केरला में टाइडल एनर्जी, केरला में टाइडल एनर्जी फेमस है। कर्नाटक और तमिलनाडु में भी टाइडल एनर्जी की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल और डीजल और जेट इंजन के लिए भारत पर निर्भर है? कौन सा भारत का पड़ोसी देश है जिसको भारत भेजता है अपने यहां से पेट्रोल, डीजल और जेट इंजन, जेट ईंधन, ये तीनों भारत भेजता है उस देश को। कौन ऐसा देश है जिसको ये सब उपलब्ध करवाता है? भारत। इसका सही उत्तर होगा नेपाल। नेपाल को भारत भेजता है क्या? नेपाल को भारत भेजता है पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन, यानी इसके लिए नेपाल जो है इन तीनों चीज के लिए भारत पर निर्भर है। क्लियर है। तो भारत इनको अपना पेट्रोल, डीजल और जेट इंजन बेचता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो बागमती नदी के किनारे है। यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर है और काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। क्लियर है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मालदीव की राजधानी माले है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1987 में मिला। आपको बता दें कि 1987 में 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। एक अरुणाचल प्रदेश, एक मिजोरम और तीसरा गोवा। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। सबसे पहले मिला था मिजोरम को, उसके बाद मिला अरुणाचल प्रदेश को और सबसे लास्ट में मिला गोवा को। तो कभी कभी अरेंज करने पूछ लेते हैं। यूपीएससी में क्या करेगा कि एक ही साल में बने 3 राज्य को दे देगा। अब बोलेगा पहले कौन बना, जैसे सन 2000 में बना झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, तो उसी राज्य के 3 स्टेट दे देगा। एक ही साल में बने 3 स्टेट, अब करो अरेंज, सबसे पहले कौन बना, तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो नोट कर लीजिए, है ना। 1987 में 3 राज्य को मिला विशेष राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा। सबसे पहले मिला मिजोरम को, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को, उसके बाद गोवा को। कैसे याद रहेगा?
कैसे हमेशा के लिए याद रहेगा? तो लिखना है भैया मियाँ गोवा गए। मियाँ कहाँ गए भैया? गोवा गए। तो मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मियाँ गोवा गए, तो मियाँ गोवा गए तो सबसे पहले मी है तो पहले मिजोरम बना, आ अरुणाचल प्रदेश बना और फिर गोवा बना। ऐसे याद रखिए तो याद हो जाएगा। क्लियर है? वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का पुनर्गठन भारत में 1956 में हुआ था। भारत में राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था, फजल अली कमेटी के सिफारिश पर। शुरुआत में भारत में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर है? हम इसको अलग से देख लीजिएगा आप लोग। राज्यों के पुनर्गठन से हमेशा प्रश्न आता है और एक बार जरूर देख लीजिएगा कौन से ईयर में कौन सा राज्य बना। इसका एक ट्रिक मैं आपको कभी बता दूंगा, इसका एक बेहतरीन ट्रिक है जिसके बाद आप कभी जीवन में भूलेंगे ही नहीं कि कौन सा राज्य कब बना। चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। मणिकर्ण गर्म जल का स्रोत। मणिकर्ण एक जगह भी है, वहां एक गर्म जल का स्रोत है। यह किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज मणिकर्ण हॉट वाटर सोर्स लोकेटेड? इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। मणिकर्ण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। यहाँ शिव जी का मंदिर भी है। कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में वैसे तो घूमने का बहुत सारा जगह है, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे हिल स्टेशन है, जैसे शिमला, सोलन, मंडी, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, कसौली, चंबा, ये सब हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन का नाम मैंने लिया। ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। और हिमाचल प्रदेश में 3 ऐसे स्थान हैं जो धार्मिक स्थान के रूप में फेमस है। एक तो कांगड़ा देवी, कांगड़ा जिले में स्थित कांगड़ा वाली माता। दूसरा वहां जो धार्मिक स्थान है वो ज्वाला जी। और तीसरा जो वहां धार्मिक स्थान है वो है मणिकर्ण। ये तीनों कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी है शिमला। और मैंने पिछले डिस्कशन में बताया था कि सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन वैसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाए तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंडोनेशिया की लदांग कृषि। इंडोनेशिया में कृषि है लदांग कृषि प्रणाली। यह किस प्रकार की कृषि है? अंग्रेजी क्या है? व्हाट इज इंडोनेशियाज लदांग फार्मिंग सिस्टम? ये है, ये सिस्टम कौन सा है भाई? ये सिस्टम है स्थानांतरित कृषि, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसको ट्रांसफर एग्रीकल्चर बोलते हैं, इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ट्रांसफर एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या इसको स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। स्थानांतरित कृषि को कई नामों से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि को ही बोला जाता है ट्रांसफर एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न। हिंदी में इसको बोलते हैं झूम कृषि। स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि कहा जाता है, झूम एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसी को कहा जाता है काटो और जलाओ खेती। क्लियर है? इसी खेती को राजस्थान में बत्रा और बलरा कहा जाता है। इसी खेती को मध्य प्रदेश में दीपा कहा जाता है। इसी खेती को छत्तीसगढ़ में बेवार और डहियार कहा जाता है। इसी खेती को उड़ीसा में केमान विंग धावी कहा जाता है। इसी खेती को केरल में पोनम और कुमारी कहा जाता है। पोनम और कुमारी कहा जाता है। इसी खेती को आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है। इसी खेती को श्रीलंका में चेन्ना कहा जाता है। इसी खेती को म्यांमार में तुगिया कहा जाता है। इसी खेती को ब्राजील में रोक्का कहा जाता है। इसी खेती को मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है। इसी खेती को फिलीपींस में कैंगिन कहा जाता है। इसी खेती को लाओस और कंबोडिया में चेतेमिनी कहा जाता है। इसी खेती को कांगो में मसोले कहा जाता है। इसी खेती को मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। तो सारी जो नाम मैं लिया हूं, वीडियो को रिपीट करके नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, हमेशा पूछा जाता है। ये कृषि है क्या? ये कृषि है भैया जो पहाड़, ऐसा पहाड़ जो जंगलों से ढका होता है, वहां के आदिवासी पेड़ को काट, चूंकि जंगल से ढका हुआ जमीन है तो कहाँ खेती करेंगे लोग? तो खेती करने के लिए पेड़ को काटते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। जो आग लगाते हैं पेड़ को तो उसका जो राख होता है वो खाद का काम करता है, और वहीं पर तब तक खेती करते हैं जब तक कि वो बंजर न हो जाए। उसके बाद जब बंजर हो जाता है 4-5 सालों में, तो आगे बढ़ते हैं, फिर पेड़ काटते हैं, फिर उसमें आग लगाते हैं और फिर वही खेती करते हैं तब तक जब तक कि बंजर न हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पेड़ काटते हैं। इसीलिए इस खेती का नाम पड़ गया स्थानांतरित कृषि। हालांकि इस खेती से भारत में जंगलों का काफी नुकसान हो चुका है, इसलिए भारत सरकार ने इस खेती को गैर कानूनी कर दिया है। अभी खेती आप नहीं कर सकते। बागवानी कृषि की बात करेंगे तो जनरली बागवानी कृषि
अंग्रेजी में बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। ये कहाँ होता है? ये जनरली पहाड़ों में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में भारत में नुनमाती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? वाई इज द प्लेस कॉल्ड नुनमाटी फेमस इन इंडिया? नुनमाटी असम में है। नुनमाटी कहाँ है भाई? असम में। और ये पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नुनमाटी कहाँ है? असम में। असम में डिगबोई भी है, असम में नुनमाटी भी है। और असम में नुनमाटी और डिगबोई दोनों है। ये दोनों किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए। आप जानते हैं कि भारत में पहली बार पेट्रोलियम निकालने का काम डिगबोई से हुआ था। भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां से निकाला जाता है? तो आंसर देंगे बॉम्बे है। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां से निकाला जाता है? तो बॉम्बे के बगल में जो समुद्र है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई से सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है। और पहली बार पेट्रोलियम कहां से निकाला गया? तो आंसर होगा डिगबोई। उसका नाम डिगबोई कैसे पड़ा? उसके लिए एक दिलचस्प कहानी है। कहानी यह है स्टूडेंट कि जब इंग्लैंड यानी ब्रिटिश सरकार ने पेट्रोलियम निकालने की शुरुआत की, कहां से भाई? उस जगह से, असम में उस जगह से जहां पर पेट्रोलियम का पता चला, वहां पर हाथी, अंग्रेजों की हाथी वहां से आता था। तो हाथी के पैर में जो मिट्टी लगा हुआ होता था ना, उसमें चिपचिपा पदार्थ दिखाई दिया। बाद में पता चला कि वो चिपचिपा पदार्थ पेट्रोलियम है। तो अंग्रेजों ने वहां खुदाई शुरू की असम में, और अपने लड़कों को बोलता था कि डिग बॉय, खोदो लड़के, खोदो लड़के। तो बोलता था डिग बॉय, डिग। अंग्रेज बॉय को बोलते हैं बॉय, ओ बॉय, ओ गर्ल। तो डिग बॉय, डिग, डिग मैंने खोदना, डिग बॉय, तो नाम ही पड़ गया उसका डिग बॉय। तो असम में जो डिगबोई नाम पड़ा वो ऐसे नाम पड़ा है। तो डिगबोई और नुनमाटी ये दोनों पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। वैसे बता दें कि बिहार का बरौनी में पेट्रोलियम रिफाइनरी है। बिहार के बरौनी जो है वो पेट्रोलियम रिफाइनरी और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मथुरा भी क्या भैया? पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में मथुरा पेट्रोलियम रिफाइनरी है और बिहार के बरौनी में भी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। नमक उद्योग के लिए राजस्थान और गुजरात की झील फेमस है। नमक उद्योग ज्यादातर कहाँ है? गुजरात और राजस्थान की झीलों में है। कागज उद्योग की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा कागज उद्योग है। कपड़ा उद्योग की बात करेंगे तो सूती कपड़े की बात करेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा सूती कपड़ों का उत्पादन करता है। सिल्क की बात करोगे तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा सिल्क का कपड़ा बनता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ब्राउनियन मोशन, साइंस का क्वेश्चन है। ब्राउनियन मोशन किस लिए प्रसिद्ध है? ब्राउनियन मोशन का कारण क्या? ब्राउनियन मोशन का क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का, सी नहीं डी, कणों का आकार। इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा, कणों का आकार। ब्राउनियन मोशन का मुख्य कारण है कणों का आकार। एक ही वेसल में अगर अलग अलग पार्टिकल अलग अलग साइज के रखा हो तो वहां पर कौन सी गति काम करती है? ब्राउनियन मोशन काम करता है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा जेल। इसका सही उत्तर क्या होगा? जेल। किसी ठोस पदार्थ पर द्रव का परिक्षेपण। अब सॉल्यूशन के चैप्टर को पढ़िएगा। सॉल्यूशन यानी विलियन वाले चैप्टर में बताया जाता है कि किसको बोलते हैं कोलाइडी मिश्रण, किसको बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन, किसको बोलते हैं सस्पेंशन। तो भैया जो सस्पेंशन है ठोस पदार्थ पर, सॉलिड मटेरियल पर जो लिक्विड का जो परिक्षेपण है उसी को बोला जाता है जेल। अंग्रेजी की बात करें तो द डिप्रेशन ऑफ लिक्विड ऑन सॉलिड इज कॉल्ड जेल। इसी को बोलते हैं सेमी लिक्विड। जेल को सेमी लिक्विड के, लिक्विड और सॉलिड के बीच के स्टेज को बोला जाता है सेमी लिक्विड। तो जेल जो है सेमी लिक्विड का भी एग्जांपल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। आइसक्रीम के निर्माण में जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? यह प्रश्न पूछ रहा है। जिलेटिन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या होगा? सी, जिलेटिन बर्फ के कणों को स्कंदन से रक्षण करता है। जिलेटिन बर्फ के कणों को स्कंदन से क्या करता है? बचाता है। जिलेटिन बर्फ के कणों को स्कंदन से बचाता है। अंग्रेजी क्या होगा इसका? जिलेटिन प्रोटेक्ट्स द आइस पार्टिकल फ्रॉम कोगुलेशन।
नेक्स्ट आते हैं, कोलाइडी बिलियन का आकार कितना होता है? कोलाइडी बिलियन का आकार कितना होता है भाई? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 10 के पावर 6, 10 के पावर -6 से 10 के पावर -9, ये माइनस है, 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर -9, ये कोलाइडी बिलियन का क्या होता है? कोलाइडी बिलियन में जो सॉलिड पार्टिकल है, सॉल्वेंट नहीं सॉलिड पार्टिकल है, उसका आकार कितना होता है? 10 के पावर -6 से 10 के पावर -9 मीटर। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण, वही सेम क्वेश्चन आ गया, ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो होगा आंसर क्या? जेल, तो बता ही चुका हूं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी तरल को वेपर में चेंज करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। टेम्परेचर के कारण कोई भी तरल, कोई भी लिक्विड वेपर में बदल जाता है, तरल के कारण कोई भी लिक्विड वेपर में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। आप जानते हैं कि टेम्परेचर के कारण कोई लिक्विड अगर वाष्प में बदल जाए, वाटर वेपर में बदल जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? वाटर वेपर। द प्रोसेस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए लिक्विड इनटू ए वेपर स्टेट। लिक्विड यानी कोई भी पानी है, तो पानी पर टेम्परेचर जब पड़े, ताप पड़े, तो पानी भाप बनने लगा, तो उसको क्या बोलते हैं? इवोपरेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इवोपरेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार की अवस्था है? डिफ्यूजन। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था डिफ्यूजन की अवस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ऑफ डिफ्यूजन? स्टेट ऑफ डिफ्यूजन की इनमें से कौन सी अवस्था है, ये पूछ रहा है। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा तरल पदार्थ को धीमा करना, धीमा गैसों में सबसे तेज। डिफ्यूजन मतलब कर रहा है डिफ्यूजन किस में होता है? तो तरल पदार्थ में धीमा, गैसों में सबसे तेज। डिफ्यूजन जो होता है लिक्विड पार्ट में धीरे धीरे होता है, गैस में सबसे तेज होता है, और कणों की गति के आधार पर इसका डिफ्यूजन का जो गति है वो निर्भर करता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी। डिफ्यूजन जो है ना, लिक्विड अगर लिक्विड मटेरियल है तो उसमें डिफ्यूजन धीरे धीरे होता है, और गैस है तो उसमें डिफ्यूजन तेज होता है। वैसे जो पार्टिकल है उस पर भी डिपेंड करता है डिफ्यूजन का स्पीड। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केपलर के किस नियम के अनुसार पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान दर से गति नहीं करती? केपलर के कौन सा नियम है? केपलर, आप जानते हैं केपलर ने प्लेनेटरी मोशन, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन किसने दिया? केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ग्रहीय गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया था। तो पूछ रहा है केपलर के कौन सा नियम है जिसके अनुसार पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान दर से गति नहीं करती है? कौन सा है जिसमें एक समान दर से गति पृथ्वी नहीं करती? इसका सही उत्तर होगा द्वितीय। इसका जो द्वितीय नियम है, केपलर ने कितने नियम दिए? केपलर ने ग्रहीय गति के 3 नियम दिए। उसमें द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ, कहता है कि पृथ्वी हर जगह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी हर जगह एक समान गति से गमन नहीं करती। इसकी गति कहीं पर कम होती है तो कहीं ज्यादा होती है। ये बात किसने बताया? केपलर महोदय ने बताया। केपलर ने कहा था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। पृथ्वी अपने कक्षा में, पृथ्वी अपने परवलयाकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है। पूछा जाए कि किसने बताया कि सूर्य के चारों ओर धरती इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी परवलयाकार कक्षा में घूमती है? ये केपलर ने बताया था। इनके गुरु का नाम था कॉपरनिकस। केपलर के टीचर का नाम था कॉपरनिकस। ये पोलैंड के रहने वाले थे कॉपरनिकस साहब। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, लेकिन उन्हीं के शिष्य केपलर ने अपने गुरुजी की गलती को काटा और कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, और पृथ्वी का जो घूर्णन गति है वो हर जगह एक समान नहीं होता। ये कौन से नियम में बताया? सेकेंड लॉ में बताया। इतनी बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंजन में रेडिएटर का प्रयोग क्यों करते हैं? बहुत फेमस सवाल और कई बार पूछा गया सवाल। इंजन में रेडिएटर का प्रयोग क्यों करते हैं? सभी जानते हैं इंजन को ठंडा करने के लिए। वाई इज रेडिएटर यूज्ड इन इंजन? टू कीप इंजन कूल। टू कीप इंजन कूल, इंजन को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रेडिएटर का प्रयोग करते हैं। सब लोग जानते हैं इस बात को। और जो कार की जो बैटरी होती है, इंजन की जो कार में जो बैटरी होता है उसके अंदर कौन सी एसिड होती है? तो वो एसिड होती है कौन सी? वो होती है सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी याद रखिएगा। एड्स विषाणु होता है। एड्स का जो वायरस है
आपने जो सुना होगा एड्स का वायरस कौन सा है? HIV। एड्स के वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। एड्स का मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का वायरस का नाम क्या है? HIV। वो क्या होता है? प्रश्न पूछ रहा है ना। एड्स वायरस अकर्स इन, एड्स वायरस के अंदर क्या होता है? DNA और प्रोटीन, RNA और प्रोटीन, RNA और DNA, केवल DNA। क्या होता है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, RNA प्लस प्रोटीन। एड्स के विषाणु में, एड्स का जो वायरस है उसके अंदर RNA और प्रोटीन होता है, RNA और प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। वैसे बता दें कि एड्स बीमारी को दूर करने के लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एड्स बीमारी को दूर करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया था जिसका नाम था 90+90+90। 90 का मतलब होता 90+90+90 का मतलब होता है कि 90% को पता लगाना, 90% को पता लगाना कि भैया किनको किनको एड्स है, उसमें से 90% को डिटेक्ट करना। उसके बाद जो मिल गया उसके 90% को क्या कर देना? इलाज कर देना। और बाकी जो तीसरा 90 है उसका मतलब क्या होता है कि 90% लोगों को जागरूक करना कि एड्स कैसे होता है। क्लियर है ना। तो 90+90+90 कार्यक्रम पूछा जाए किसने चलाया? तो WHO ने चलाया था। भारत में रेड रिबन एक्सप्रेस, भारत में रेड रिबन एक्सप्रेस का संबंध किससे है? एड्स से है। आपने सुना होगा एक रिबन का चित्र होता है जो क्रॉस किया हुआ रहता है, वो किसका चित्र होता है? एड्स का। एड्स का चिन्ह रेड रिबन। भारत में एक ट्रेन चलाई गई थी रेड रिबन एक्सप्रेस, जो एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए। वैसे बता दें कि आरएनए की उत्पत्ति सेल में होता है और आरएनए की फैक्ट्री कहते हैं किसको? राइबोसोम को। राइबोसोम को आरएनए की फैक्ट्री भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न 48 नंबर। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु होता है, अभी मैंने बताया है। एड्स के लिए HIV वैसे वायरस होता है, HIV वायरस होता है एड्स के अंदर, लेकिन इसका सही होगा रेट्रो विषाणु। इसका HIV वायरस जो होता है वो विषाणु का कौन सा प्रकार है? रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस होता है HIV एड्स विषाणु जो होता है वो कौन सा विषाणु होता है? रेट्रो वायरस, याद रखिएगा, रेट्रो वायरस है ना, इसी को बोलते हैं HIV। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न। शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? सब लोग जानते हैं, बिल्कुल इजी सवाल है, एनीमिया। शरीर में लोहे की कमी से, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। एनीमिया बीमारी होती है। वैसे बता दें कि विटामिन B12 के कमी से भी एनीमिया होती है, लेकिन उसको बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। लोहे की कमी से एनीमिया होता है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। लोहे की कमी से एनीमिया। और विटामिन B12 जिसको हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं, विटामिन B12 का नाम क्या है? आप लोग विटामिन और उसका नेम याद रखिएगा। जैसे विटामिन ए को बोलते रेटिनॉल, विटामिन B1 को बोलते थाइमीन, और सभी विटामिन के अलग अलग नाम है, वो आप नाम याद कर लीजिएगा। और किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है आपको याद होना चाहिए। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया और विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। वैसे रिकेट्स होता है विटामिन D की कमी से। अगर बच्चों में हो गया तो उसे रिकेट्स कहते हैं, लेकिन अगर वही बीमारी बूढ़ों में हो गया, वयस्क में हो गया, यानी कि एडल्ट में हो गया, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जैसी बीमारी अगर एडल्ट में हो जाए तो ऑस्टियोमलेशिया, और अगर बच्चों में हो तो उसको रिकेट्स कहते हैं। ये विटामिन D की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है ये विटामिन C की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से, इसमें हमारे जो त्वचा है, शरीर के ऊपर का जो स्किन है वो फटने लगता है, ये विटामिन C की कमी से होता है। जैसे आपका होठ फट जाता है, आपका जो पैर है वो फटने लगता है, तो लोग कहते हैं कि आप विटामिन C का टैबलेट खाइए या फिर आंवला खाइए तो आपको ठीक हो जाएगा। सबसे ज्यादा विटामिन C आंवला में मिलता है। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में होता है। अब विटामिन C सबसे ज्यादा कहाँ? आंवला में। और उसकी कमी से कौन सी बीमारी? स्कर्वी होता है। अधिरक्तस्राव, अधिरक्तस्राव का मतलब होता है माने ब्लड बंद ही नहीं हो रहा है, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होना, है ना, ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता। कौन सी बीमारी में? होमोफीलिया। एक बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है होमोफीलिया, उसमें ब्लड में क्लॉटिंग होना बंद हो जाता है, मतलब ब्लड जमेगा ही नहीं, एक बार कट गया तो लगातार खून बह रहा है तो बह रहा है। वैसे विटामिन K की कमी से भी ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता, यानी होमोफीलिया बीमारी में भी ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता। अब जरूरी नहीं कि ब्लड में क्लॉटिंग नहीं हो रहा तो विटामिन K की कमी ही हो, होमोफीलिया भी हो सकता है, उसके कारण भी नहीं ब्लड में क्लॉटिंग होता है, या विटामिन K की कमी से भी ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होता है। तो अधिरक्तस्राव ये क्या है? विटामिन K लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं? होमोफीलिया बीमारी, जो अनुवांशिक बीमारी है। चलिए इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। खसरा यानी मीजल्स किसके
किसके द्वारा होता है? तो लिख लीजिए वायरस से। मीजल्स बीमारी किससे होता है? वायरस से होता है। मैं बता दूं कौन कौन सी बीमारी होता है वायरस से, ना हो तो नोट डाउन कर लो। ए से हो गया एड्स, खसरा बीमारी के साथ साथ और कौन कौन सी बीमारी है जो होता है वायरस से? तो लिख लो एड्स, हेपेटाइटिस, हर्पीज, एड्स, हेपेटाइटिस, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, पोलियो, मीजल्स, खसरा, पोलियो और इन्फ्लुएंजा, ये सभी बीमारी किससे होता है? वायरस से। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होता है? बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होता है? इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। कॉलरा, कॉलरा यानी कि हैजा, कॉलरा को हिंदी में हैजा कहते हैं। कॉलरा, निमोनिया, सिफिलिस, ये सब जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। कौन कौन? कॉलरा, निमोनिया, सिफिलिस, लिप्रोसी, प्लेग, गनोरिया, डायरिया, डिप्थीरिया, टिटनस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड और हुपिंग कफ, काली खांसी, ये सभी बीमारी किससे होता है? जीवाणु से। फंगस, कवक से कौन सी बीमारी होती है? रटिएगा मत, जितनी भी तंग करने वाली बीमारी है वो सब कवक से होता है, जैसे दाद, खाज, खुजली, गंजापन। दाद, खाज, खुजली और जो गंजापन है, गंजापन का मतलब जो बैल्ज हो जाते हैं आप, बाल झड़ जाता है, ये सब किससे होता है? कवक से। जितनी तंग करने वाली बीमारी है सब कवक से। प्रोटोजोआ से क्या होता है भाई? प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, फलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, ये सब किससे? फलेरिया नहीं सॉरी, मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस, ये बीमारी किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। क्लियर है? चलिए, तो इस सेशन का अंतिम सवाल था, कैसा लगा सेशन? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें सेशन कैसा लगा। इसी तरीके का सेशन हर दिन शाम 4 से 4:30 के बीच हम आपके लिए लाइव लाते रहेंगे। 50-50 क्वेश्चन का सेशन, डिटेल इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। जितनी बातें बोलूंगा नोट करते रहिएगा, खूब जम के मेहनत कीजिए, इतना कर दीजिए मेहनत कि आपका रोल नंबर लिस्ट में हो, यानी पीटी देने के दिन ही पता चल जाए कि आपका पीटी हो रहा है। क्लियर है? इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इसलिए एकमात्र फॉर्मूला है सफलता का, मेहनत मेहनत मेहनत। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आशीर्वाद। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट।